हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे थियरी अकाउंट्स की टर्म 2 की वन शॉट में। और आज हमारा चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर्स। हम लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर की वन शॉट में थियरी बना रहे हैं, यानी कि थियरी सीरीज के अंदर हम लोगों ने एनपीओ किया, फिर हम रिटायरमेंट डेथ किया एक ही वीडियो के अंदर, फिर हमने किया डिसोल्यूशन, और अब हम करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स की थियरी। ये एक ऐसा चैप्टर है जहाँ काफ़ी सारी थियरी है और अप्रॉक्सीमेटली 2 मार्क्स तक की थियरी इस चैप्टर से पूछी जा सकती है टर्म 2 में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल थ्योरी है वो सारी की सारी क्लास हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिबेंचर्स कहते किसको हैं। डिबेंचर इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट और डॉक्यूमेंट। हम लोगों ने इसके न्यूमेरिकल्स के अंदर पढ़ा भी कि क्या होता है डिबेंचर्स, किस तरीके से काउंटिंग करते हैं, सारे प्रोसेस देख लिए। तो डिबेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है और डॉक्यूमेंट है issued by the company acknowledging the borrowing bearing fixed rate of interest। अच्छा, आपने कभी भी डिबेंचर देखा होगा लिखा हुआ, तो ये इस तरीके से 9% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स लिखा होगा। इसका मतलब अगर ये डिबेंचर 5 लाख के हैं, 9% डिबेंचर 5 लाख के हैं, तो यानी कि डिबेंचर जिसने खरीदे उसे बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो उस डिबेंचर होल्डर को एवरी ईयर फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा जो कि है 9%। ठीक है, तो यहाँ पे 9% जो आएगा 45,000 आएगा, यानी हर साल इसे 45,000 का फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो, चाहे बिजनेस को लॉस हो, कम प्रॉफिट हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो, ये उसे हर साल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये शो करता है कूपन रेट। इसको बोलते हैं कूपन रेट या इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। क्या होता है क्लास, ये इंटरेस्ट रेट। ओके, हर साल मिलेगा ही मिलेगा और ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। मतलब ये फेस वैल्यू होगी 5 लाख रुपए, तो फेस वैल्यू पे हर साल इसको ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो डिबेंचर नथिंग अ टाइप ऑफ लोन, एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग, एक लोन है। हाँ, लेकिन एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। ये एक ही इंसान से लोन नहीं ले रहे, एक डॉक्यूमेंट है। जिसको भी हमें पैसा देना है वो हमें पैसे दो, हमसे डिबेंचर ले जाओ, हम उसे 4-5 साल बाद पैसा लौटा देंगे जो भी कागज में लिखा होगा, और हर साल उसको ब्याज देते चले जाएंगे। इसको बोलते हैं बेसिकली डिबेंचर्स। तो डिबेंचर क्या है, एक रिटन इंस्ट्रूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट है, इशू बाय द कंपनी। तो मैंने आपसे पैसा लिया, आपको कागज दिया, एक्नॉलेज, स्वीकार करते हुए कि हाँ मैंने आपसे पैसा लिया है और आपको हर साल फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देता चला जाऊंगा। राइट। कुछ और बात ध्यान रखने की, इस पूरे चैप्टर में जब भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट किया जाएगा वो चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और मैं पहले ही टर्म 1 में बता चुका हूं आपको, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि देना ही देना है इंटरेस्ट, चाहे हो बिजनेस को प्रॉफिट, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट ना हो, भैया ये देना ही देना है। हर साल कंपनी जो इंटरेस्ट पे करेगी वो कंपनी के लिए फाइनेंस कॉस्ट है, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डेबिट साइड आ जाएगा। नेक्स्ट है डिबेंचर होल्डर। ये वो लोग हैं क्लास यहाँ पे जिन लोगों ने डिबेंचर खरीदे। जो शेयर्स खरीदते हैं दे आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स, जो डिबेंचर खरीदते हैं दे आर कॉल्ड डिबेंचर होल्डर्स। दे डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते क्योंकि वो शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। डिबेंचर कैन बी इशू, तो शेयर्स को पार और प्रीमियम पे इशू किया जाता था, लेकिन डिबेंचर्स को पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पर इशू किया जाता है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो हमेशा फेस वैल्यू पर ही इशू किया जाता है। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। मतलब कि जो डिबेंचर की फेस वैल्यू है ना उसी पे इंटरेस्ट मिलता है। मान लो डिबेंचर है 100 रुपए का, ये फेस वैल्यू है, कंपनी ने 1000 डिबेंचर इशू किए हैं और इशू किया है प्रीमियम पे 110, और कंपनी 10 साल बाद इनको पैसा लौटाएगी 120। ठीक है, तो भैया आप 1000 इंटू 100 करोगे तो जो बनेगा 1 लाख रुपए। तो जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, मान लो इंटरेस्ट 9%, तो 1 लाख का 9% 9,000 जाएगा, या 1 लाख का 10% 10,000 जाएगा, 1 लाख का 11% 11,000 जाएगा। तो इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होगा वो इशू किस पे किया है, रिडीम किस पे हो रहा है। रिडीम का मतलब रीपेमेंट, जब हम डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाते हैं, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो हमेशा फेस वैल्यू पर ही आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करोगे। राइट। नेक्स्ट, डिबेंचर्स में बी इशू फॉर लॉन्ग टर्म। अगर देखो जनरली लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है, जनरली आमतौर पे 99 टाइम 100 में से।
और लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए भी एक बार को इशू किया जा सकता है। दे आर शोन ईदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपने पब्लिक से पैसा लिया तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है और वो हेड आता है नॉन करेंट लायबिलिटी में। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उधार लिया है तो वो हेड आएगा करेंट लायबिलिटी में। यानी कि डिबेंचर लॉन्ग टर्म है तो नॉन करेंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग सब हेड आएगा। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग करेंट लायबिलिटी के अंदर आएगा, मेन हेड, राइट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्वेश्चन नहीं पता, नॉर्मली डिबेंचर बोला गया है तो ऑब्वियस है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो जो मेन हेड है वो है आपका नॉन करेंट लायबिलिटी और सब हेड जो है वो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। डिबेंचर का जो मेन हेड है वो कहाँ है क्लास, नॉन करेंट लायबिलिटी, सब हेड क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए मैं आप थ्योरी करा रहा हूँ, सब कुछ कवर करूंगा। मेरा मेन मोटो है आपको नॉलेजेबल बनाना। अब आपको इतनी नॉलेज दे दूंगा कि पेपर में बाहर से नहीं आएगा। तुम इस बात का भविष्यवाणी लिख लो कि जब तुम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आओगे तुम कहोगे यार मजा आ गया, पेपर सर ने जो पढ़ा है उससे बाहर नहीं गया। टर्म 1 में हुआ था ना ऐसा, टर्म 2 में और बेहतर होगा बिकॉज मैं और ज़्यादा शुरू से, आपने शायद सीरियसली पढ़ाई कुछ दिन पहले करना स्टार्ट की और कुछ बच्चे शायद अभी कर भी नहीं रहे। लेकिन आपको पता है जिस दिन पेपर खत्म हो गया था ना उसके बाद से ही मैं लग गया था टर्म 2 की प्रिपरेशन के लिए आपके लिए। शायद आप नहीं समझ रहे क्या इंपॉर्टेंस है ये चीज़ें, एग्जामिनेशन क्या, नॉलेज क्या चीज़ है, शायद आप नहीं समझ रहे, बट एक टाइम के बाद समझ आएगा तो बहुत देरी हो चुकी होगी। तो प्लीज़ एफर्ट्स डालो, मेहनत करो, कुछ बनो लाइफ में। सक्सेस जो है वो आता है ना तो एक प्राइड आता है, आप घर वाले जो है वो प्राउड करेंगे आपके ऊपर और लाइफ आपकी अच्छी चलेगी और आप अंदर से हमेशा पॉजिटिव रहोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे। तो इसीलिए क्लास मेहनत करो, मेहनत करके अचीव करो। मैं भी देखो डेली बेसिस पे, शायद ऐसा कोई दिन हुआ हो जिस दिन मैंने वीडियो ना डाली हो आपके लिए, शायद ऐसा कोई दिन। डिफिकल्टी क्या मेरी लाइफ में नहीं है, आपसे ज़्यादा फैमिली है मेरी पूरी, डिफिकल्टी मेरे साथ ज़्यादा है आपसे ज़्यादा। आप इंडिविजुअल हो, आपको घर बैठे बैठे एकदम खाना पीना मिल जाता है, मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं लेकिन मैंने कभी भी उस चीज़ को अपने पैशन के आड़े आने नहीं दिया उसको, राइट। चलो खैर, इस टॉपिक से बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं थ्योरी पूछा जाए और इसका न्यूमेरिकल भी पूछेगा तो बैलेंस शीट मांग सकता है आपसे। बाकी इसमें 2 एंट्री होती है, सब डिस्कस कर लेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, व्हेन द कंपनी इशू डिबेंचर एज एन एडिशनल सिक्योरिटी विद प्रिंसिपल सिक्योरिटी टू ऑब्टेन अ लोन, इट इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। भैया मुझे बैंक से लेना था 50 लाख का लोन, तो मैंने बैंक को अपनी बिल्डिंग, मैं जिस घर में रहता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरी बिल्डिंग की वैल्यू है 40 लैक्स, तो मैंने 40 लैक्स की दे दी, ठीक है वैल्यू। अब वो कहते हैं भैया 50 लाख की लोन पे आपको 40 लाख की बिल्डिंग गिरवी मत रखो, आपको 30 लाख का कुछ और देना पड़ेगा, 70 लाख का कुछ गिरवी रखोगे तब हम 50 लाख का लोन देंगे। तो मैंने अपनी कंपनी के डिबेंचर को गिरवी रख दिया, अपनी कंपनी के डिबेंचर को मैंने बैंक के पास गिरवी रख दिया, यानी कि ये प्रिंसिपल सिक्योरिटी है, ये लोन अमाउंट है। इस लोन को लेने के लिए प्रिंसिपल सिक्योरिटी कम पड़ रहा है जिसकी वजह से मुझे अपनी कंपनी के एडिशनल सिक्योरिटी यानी कि डिबेंचर गिरवी रखना पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड, इस सिचुएशन में इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं क्लास, इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब सवाल ये है सर आपने 9% डिबेंचर बैंक के पास गिरवी रख दिए तो क्या आपको ब्याज देना पड़ेगा? ब्याज क्यों दूंगा भाई मैं? मान लो अपना घर, मान लो मेरा एक मकान है 2 मंजिल का, मैं उसे बैंक का गिरवी रख के लोन ले रहा हूँ, तो क्या मकान का किराया भी बैंक लेगा? नहीं ना, किराया तो मैं ही लूंगा ना। उसी तरीके से क्लास बैंक को सिर्फ डिबेंचर गिरवी रखें, इशू नहीं करे जो हम उनको ब्याज देने चले जाएंगे, राइट। तो इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर इज अ इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। जब प्रिंसिपल सिक्योरिटी के साथ एक एडिशनल सिक्योरिटी भी गिरवी रख दिया जाता है लोन लेने के लिए तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, राइट। अच्छा, अगर आप लोन लेते हो तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और डिबेंचर गिरवी रखने की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर। डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर आता है और डिबेंचर सस्पेंस वहीं से माइनस कर दिया जाता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से ही, ठीक है। क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस की कोई जगह नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, कंपनीज एक्ट 2013 की बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं है उसकी, इसलिए उसे डिबेंचर सस्पेंस से ही नेगेटिव फिगर में दिखा दिया जाता है। बाकी जो लोन लिया है वो तो बैंक में आ ही जाएगा, राइट। बैंक बैलेंस और लोन शॉर्ट टर्म है तो आपको करंट लायबिलिटी के अंदर मिल जाएगा, और अगर लोन लॉन्ग टर्म है तो आपको नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर मिलेगा, राइट। तो ये हो गया क्लास इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहला फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड।
फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर होते हैं दो टाइप के, ठीक है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। दीज आर दो डिबेंचर्स विच आर सिक्योर बाय ईदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी। यानी कि मैंने कंपनी को 10 लाख रुपए दिए हैं, मैं सिक्योर हूँ क्योंकि कंपनी के स्टॉक पे, देखो फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज का मतलब है कि किसी चीज पे गिरवी रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी के स्टॉक्स गिरवी हैं, स्टॉक्स का मतलब कंपनी का करंट असेट गिरवी है। फिक्स चार्ज का मतलब कंपनी के फिक्स असेट को गिरवी रखकर मैंने कंपनी को पैसा दिया है। दिस इज कॉल्ड क्लास सिक्योर्ड डिबेंचर्स। और अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब दीज आर दोज डिबेंचर्स दैट आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज। अब यार मैंने भरोसे से कंपनी को 10 लाख रुपए दिया है, कंपनी मुझे हर साल पैसे देगी और लौटा देगी, दिस इज कॉल्ड अनसिक्योर्ड। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर वालों ने सहारा में, LIC में पैसा फंसा रखा होता है, तो वो अनसिक्योर्ड है क्योंकि आपने कुछ गिरवी तो रखा नहीं है, बस आपने पैसा नॉर्मली दे दिया है किसी एजेंसी को, या फिर और भी कोई एग्जांपल ले लो, आपने किसी को पैसे दिए, कुछ गिरवी नहीं रखा तो अनसिक्योर्ड, कुछ गिरवी रखा है तो सिक्योर्ड। तो फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, फिक्स्ड एसेट पे, बस आपको इतना जानना है क्लास, अभी आप कंपनीज एक्ट नहीं आपको पढ़ना है। फिक्स एसेट पे जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं फिक्स चार्ज। स्टॉक और करंट असेट पे जो चार्ज होता है उसे बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग इसलिए क्योंकि वो चेंज होता रहता है, अब दुकान का माल तो चेंज होता रहता है ना, इसलिए फ्लोटिंग चार्ज। बिल्डिंग फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, उसे बोलते हैं फिक्स चार्ज। मशीन फिक्स है, वो चेंज नहीं होगी, उसे बोलते हैं फिक्स चार्ज। तो फाइनली सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिबेंचर दो टाइप के हैं, सिक्योर्ड, नॉन सिक्योर्ड। नॉन सिक्योर्ड यानी अनसिक्योर्ड, जिसपे कोई गिरवी नहीं है, इस पे क्लास कंपनी ने कुछ ना कुछ गिरवी रखा होगा, तो फिक्स असेट या फिर क्लास आपके करंट असेट। दूसरा है फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, रिडीमेबल, इररिडीमेबल। आपको मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप भी पढ़ाए थे शेयर्स में, है ना। रिडीमेबल और इररिडीमेबल, जिन डिबेंचर्स को लौटाया जा सकता है पैसा एक टाइम के बाद, उसको बोलते हैं रिडीमेबल। redeemable debenture, these are those debentures that are payable by the company on maturity। 4 साल, 5 साल, 10 साल जो पीरियड हुआ, उस पीरियड के बाद अगर हम उनको पैसा लौटा सकते हैं तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल, नहीं लौटा सकते तो इररिडीमेबल। आपको एक बात का और खास ख्याल रखना है, क्या कि रिडीम का मतलब क्या है, रीपेमेंट, है ना। रीपेमेंट, जो हम रीपेमेंट कर देंगे, ठीक है, हमने बोला कि भैया 5 साल के लिए हम आपसे ले रहे हैं 1 लाख रुपए, 5 साल बाद आपको पैसा लौटा देंगे, हर साल ब्याज तो देते ही चले जाएंगे, तो भैया इसे हो गया रिडीमेबल डिबेंचर्स। लेकिन जो इररिडीमेबल है, दीज आर दोज डिबेंचर्स, दे आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी कहती है भैया देखो जब कंपनी बंद होगी तब पैसा मिलेगा आपको, ठीक है, एंड हेंस आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। तब तक आपको ब्याज मिलता चला जाएगा हायर रेट से, और कंपनी बंद होगी तो आपका पैसा आपको लौटा दिया जाएगा। जनरली हम डिबेंचर रिडीमेबल ही इशू करते हैं, इररिडीमेबल नहीं करते। इंडिया में सिक्योर नहीं है इतना, लोगों को इतना नॉलेज भी नहीं होता। बाकी टाइप दोनों है, ड्यूरिंग ईयर पेमेंट करते हो तो रिडीमेबल, और लास्ट में जब कंपनी बंद होगी तब पेमेंट करोगे तो इररिडीमेबल फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। जितनी भी थियोरी है क्लास SPCC मोबाइल एप्लीकेशन में फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर जाओगे, अकाउंट्स का एक आपको दिखेगा फोल्डर, उसके अंदर आपको थियोरी मिल जाएगी, सारे चैप्टर्स का PDF आपको उसके अंदर मिल जाएगा, राइट। सो डोंट वरी, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में, पूरा अच्छे से समझा दूंगा कंप्लीट। फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो सबसे पहला हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, फिर हमने रिडीमेबल पॉइंट ऑफ रीपेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा रिडीमेबल और इररिडीमेबल। अब हम देख रहे हैं क्लास रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, रजिस्टर्ड और बेयरर, ठीक है। अच्छा, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, जो रजिस्टर्ड है, दीज आर द डिबेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी रिकॉर्ड। कंपनी की रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि हाँ ये डिबेंचर फलाना आदमी के नाम है, ये डिबेंचर फलाना आदमी के नाम है, लिखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन बेयरर क्या होता है, दीज आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी इन द नेम ऑफ द होल्डर, दीज आर मेयरली क्लास ये एक तरीके से बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, ये ट्रांसफर होता है क्लास मेयर, ठीक है। मेयर डिलीवरी, भैया आपने सिर्फ डिलीवरी किया, ट्रांसफर हो गया। एग्जांपल, मेरे पास डिबेंचर्स है, मैंने आपको दिया तो आपके हो गए, जैसे 1000 का नोट, आपने मुझे 2000 का नोट, सॉरी, आपने मुझे 2000 का नोट दिया, ये मेरा हो गया। मैंने किसी और को दिया, उसका हो गया। उसमें लिखा था बियरर इंस्ट्रूमेंट, मैं धारक को वचन देता हूँ, लिखा था ना बियरर। आप देखें नोट में नीचे एक हेडिंग लिखी रहती है ना, वो उसमें लिखा द बियरर, तो जिसके पास वो नोट है समझ लो वही उसका मालिक है। तो ये हो गया क्लास बियरर डिबेंचर्स। और रजिस्टर्ड मतलब क्या है, उसका नाम लिखा हुआ, भैया अगर मेरा डिबेंचर कहीं हाँ खो भी गया तब भी उस पर मेरा ही नाम लिखा हुआ है, उसे मुझे ही इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट किसको मिलेगा, जो कंपनी के सामने डिबेंचर लेके चला गया उसको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कोई भी लेके चला जाए आएगा मेरे खाते के अंदर ही पैसा। तो इस तरीके अकाउंट पे ही चेक जैसा हो गया और ये सेल्फ चेक जैसा हो गया। मतलब यहाँ पे जिसके हाथ में डिबेंचर है वही मालिक, उसे ब्याज मिलेगा। इसके अंदर जिसका नाम रजिस्टर्ड है ना, रजिस्टर के अंदर, उसको ब्याज मिलेगा भले ही वो किसी के पास हो। चौथा है
कन्वर्टिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, चौथा है कन्वर्टिबिलिटी। अगर आज के डिबेंचर फ्यूचर में आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो तो उसे बोलते हैं कन्वर्टिबल, और कन्वर्ट नहीं कर सकते तो नॉन कन्वर्टिबल। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या है? दीज आर द डिबेंचर्स दैट आर कन्वर्टिबल इनटू शेयर्स। मतलब आज तुम्हारे डिबेंचर्स हैं, 5 साल बाद वो अपने आप ही शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इफ द पार्ट ऑफ डिबेंचर्स आर इज ऑल्सो कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, दे आर नोन एज पार्टली कन्वर्टेबल। अगर मान लो 10 लाख के डिबेंचर और 40% शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो आधा तो हो सकता है, आधे से कम हो सकता है, और कोई परसेंटेज हो सकता है, उसे बोलेंगे पार्टली कन्वर्टेबल। और अगर सारा ही कन्वर्ट हो सकता है तो उसे क्या बोलेंगे? फुल्ली कन्वर्टेबल। और जो डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हो सकते उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। दीज आर दोज डिबेंचर्स दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स। ये वो डिबेंचर है जो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, राइट। तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, रीपेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास, उसके बाद आप रिडीमेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और नेक्स्ट है कन्वर्टिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे के सारे हमने पॉइंट्स पढ़ लिए। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ लिया हम लोगों ने। अब ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर तो खत्म हो गए, कुछ और थ्योरी की बात कर लेते हैं। क्या? इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, अच्छा सुनो, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये बात आप सबको पता होगी कि जब हम लोग अदर देन कैश में असेट खरीदते हैं, अदर देन कैश में, तो थोड़ा सा एंट्री भी रिवीजन करा देता हूँ। अदर देन कैश में खरीदते हैं, सबसे पहले असेट खरीदते हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। फिर पेमेंट करते हैं वेंडर टू कैश, फिर शेयर देते हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर देते हैं वेंडर अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर, और प्रीमियम है तो 2 SPR प्रीमियम, और ऊपर है तो डेबिट कर देते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपने पूरा बिजनेस खरीद लिया, अगर आपने पूरा बिजनेस खरीद लिया तो आप एंट्री क्या पास करते हो? सारी के सारी असेट को डेबिट करते हो, 2 लिखते हो आप लाइबिलिटीज, 2 लिखते हो वेंडर, है ना। तो अगर नीचे कम पड़ता है तो CR, ऊपर कम पड़ता है तो क्या लिखते हो? गुडविल। तो वही है कि अगर नीचे ज्यादा है, अगर PC ज्यादा है, PC ज्यादा है, अगर PC ज्यादा है तो ऊपर कम पड़ेगा, तो आप क्या लिख दोगे आंसर में? गुडविल। और अगर PC कम है तो नीचे कम पड़ेगा, तो क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व। वही सेम चीज यहाँ बोला गया है। अगर आपको जनरल एंट्री याद है सारी की सारी, आई होप मैंने पढ़ा रखा है तो आपको याद ही होगा। इफ परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन नेट असेट, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नीचे ज्यादा है, तो ऊपर कम पड़ेगा, ऊपर कम पड़ेगा तो ऊपर क्या लिखते हैं? गुडविल डेबिट। और अगर परचेज कंसिडरेशन कम है तो नीचे कम पड़ेगा, असेट ज्यादा है तो नीचे कम पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा क्या क्लास? कैपिटल रिजर्व। तो ये बात आप ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन चांसेस हैं आने के, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या लिखा है क्लास? इफ डिबेंचर्स आर रिडीम एट प्रीमियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्लास थियोरी नहीं आएगा, इससे न्यूमेरिकल का एक न्यूमेरिकल ही आएगा, आपको एंट्रीज पास करने को आएगा। इससे ही कहते हैं कि अगर डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे, नो मैटर द कंडीशन ऑफ इशू, चाहे इशू पार पे हो रहा हो, चाहे इशू प्रीमियम पे हो रहा हो, चाहे इशू डिस्काउंट, इशू किस पे हो रहा है मुझे उस बात से लेना देना नहीं है। अगर रीपेमेंट प्रीमियम पे हो रहा है, हालांकि तुमको सिलेबस में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की एंट्रीज नहीं पढ़नी, बस कंडीशन पता है कि हाँ एंट्री तुम्हें इशू की ही करनी है, लेकिन अगर रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है ना तो उसका असर इशू की एंट्री में आएगा। और मैं लिख के दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में पक्का 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 200% आना ही आना है। रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, इशू पार पे या इशू डिस्काउंट या इशू प्रीमियम पे, इशू किसी पे भी हो रहा है, सही रिडीम प्रीमियम पे हो रहा है, तो तुम इशू की एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को डेबिट करोगे और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को क्रेडिट करोगे सेम अमाउंट से जितना अमाउंट आपका रिडम्पशन पे प्रीमियम है। मान लो रिडम्पशन पे 10 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे, सिर्फ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लॉस को बुक कर रहे हैं आज, तो इशू की जो ड्यू की एंट्री, लाइक इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, उसमें नहीं क्योंकि बैंक वाली एंट्री है। ड्यू की दूसरी एंट्री होती है डिबेंचर एप्लीकेशन 2% डिबेंचर, तो उसी एंट्री में एक चीज हम डेबिट करेंगे जिसका नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और उसी एंट्री में एक चीज क्रेडिट करेंगे दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ऊपर नीचे सेम अमाउंट से डेबिट क्रेडिट करेंगे तो ये लॉस बुक हो जाएगा, बस रिकॉर्ड हो जाएगा। भले हमने घाटा तो किया नहीं क्योंकि एक ही जगह तो लिखा नहीं, दोनों जगह लिखा है, तो ये बस बुक हो जाएगा, इतना आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मैंने आपको तब जब पढ़ाया था डिटेल में चैप्टर, तब भी मैंने ये बात आपको बताई थी, राइट। नेक्स्ट है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक कैपिटल लॉस है, रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाला लॉस नहीं है, ये एक कैपिटल लॉस है, एंड इट इज शोन इन द मेन हेड ऑफ करेंट लायबिलिटी एंड सब हेड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो यानी कि इसका जो मेन हेड है वो नॉन करेंट लायबिलिटी है डिबेंचर जैसा, और जो सब हेड है वो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और इसका नेचर क्या है क्लास? पर्सनल अकाउंट। ध्यान रखना इसका नेचर क्या है? पर्सनल अकाउंट। इट इज पर्सनल अकाउंट इन ट्रेडिशनल अप्रोच और लायबिलिटी अकाउंट इन मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच कहता है ये लायबिलिटी अकाउंट है, और रियल पर्सनल नॉमिनल तो ट्रेडिशनल अप्रोच है तो वो कहता है ये एक पर्सनल अकाउंट है।
एंड द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इज अ कैपिटल लॉस विच इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर इट इज इनकर्ड। ध्यान समझना, ये टॉपिक आपको न्यूमेरिकल का है ये टॉपिक, लेकिन मैं थ्योरी में भी रिवीजन करा रहा हूं कि अगर कभी भी तुम्हें दो चीजें मिल जाए, क्या, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये दोनों चीजें अगर हुई, ये कब होगा, जब रिडम्पशन पे प्रीमियम होगा, ये कब होगा, जब इश्यू ही डिस्काउंट पे हो रहा होगा। आप इन दोनों को जोड़ के राइट ऑफ कर देना सेम ईयर में। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होती है, या तो राइट ऑफ करोगे एसपीआर से, या तो सीआर से, या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। सबसे पहले लोगे एसपीआर, फिर लोगे कैपिटल रिजर्व, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। मान लो ये लॉस है 7 और ये है 3, 10 रुपए का लॉस है और प्रीमियम 12 पड़ा है, तो एंट्री पास करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10। मान लो यहाँ 5 पड़ा है, यहाँ 5 पड़ा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कैपिटल रिजर्व डेबिट, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। या फिर मान लो इन दोनों में कुछ है ही नहीं, तो सारा का सारा स्टेटमेंट से ले लेना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 10-10। इस तरीके से न्यूमेरिकल में मैंने डिटेल में बता रखा है बेटा। अभी थियरी है, तो मैं देखो अभी ये मान के चलूंगा कि आपको न्यूमेरिकल आता है, राइट, ये मान के मैं तुम्हें सारा का सारा थियरी करा रहा हूँ। तो फिलहाल ध्यान रखना, पहली प्रायोरिटी एसपीआर, दूसरा सीआर और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। यहाँ से डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करना है। पहली प्रायोरिटी एसपीआर, दूसरा सीआर, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ओके, तो इसके साथ हमारा डिबेंचर्स चैप्टर का भी थियोरी खत्म हो गया। इसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज, कैश फ्लो और हमारे हर एक चैप्टर की टर्म 2 की थियोरी खत्म हो जाएगी। आई होप आप इस इनिशिएटिव को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों के साथ, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।